हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लर्निंग फार्मेसी पे। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है अभी आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं। जैसे कि आपका रेलवे एग्जाम होने वाला है 28 अप्रैल को, और उसके बाद डीएसएसबी के भी एग्जामिनेशन आपके शुरू होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, मई में फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम होंगे। तो जितने भी इन तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं उनको हम बच्चों अपने चैनल पर कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई भी इसमें से अगर क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो आप बिल्कुल आराम से उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है। मैं बाय प्रोफेशन एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। करेंटली यूएसए में सेटल्ड हूँ और यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड। फार्माकोकाइनेटिक्स में इनमें से क्या इंक्लूड होता है। ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ड्रग थेरेपी, इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग ऑन मेटाबॉलिक प्रोसेस या इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग ऑन जीन्स। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए, ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनिज्म, मतलब ड्रग का मेटाबॉलिज्म इंक्लूड होता है फार्माकोकाइनेटिक्स में। देखिए, जब भी आप फार्माकोकाइनेटिक्स टर्म देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की बात हो रही है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब जब भी कोई हम ड्रग लेते हैं तो वो किस तरह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है थ्रू आउट द बॉडी, किस तरह से वो मेटाबोलाइज होती है और फाइनली किस तरह से वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है बॉडी से। वहीं अगर आप फार्माकोडायनामिक्स कहीं भी देखें तो आप समझ जाएंगे व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब ड्रग किस तरह से बॉडी के अलग अलग ऑर्गेन्स में जो अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं उन पे जाके बाइंड होता है और अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो इन दोनों का ही डिफरेंट मतलब होता है, बट आपको समझ जाना है कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है और फार्माकोडायनामिक्स क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको। तो पहले देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन डी, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। अब देखिए, जैसे कि हम सबको पता है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो हाइड्रोफोबिक होती है। मतलब हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है कि ये वाटर लविंग सब्सटेंस है। एज सच ये सेल मेम्ब्रेन को परमिएट यानी क्रॉस नहीं कर सकते। अगर हम सिंपल पैसिव डिफ्यूजन इस तरह की बात करें जहाँ पर जो भी केमिकल्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मूव करती हैं। देखिए, यहाँ पर किसी भी चीज़ की अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो वो आराम से इस तरह से परमिएट होके ये लो कंसंट्रेशन वाली जगह पे आ जाएगा। बट इसमें क्या होता है, अगर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है तो वो देखिए बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर पाएगा इस तरह की मेम्ब्रेन को। और इस केस में क्या होगा, एक तरह के कैरियर की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरह का कोई भी ऐसा एंजाइम या कोई भी कैरियर रिक्वायर होगा कि जो कि इसको ट्रांसपोर्ट कर पाए इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यहाँ पर यही लिखा है, देखिए, रिक्वायरिंग ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी इन तरह के हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग सब्सटेंस को इस तरह की मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं इनमें से क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो देखिए, पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की हाई कंसंट्रेशन होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर और इनसाइड द सेल उनकी लो कंसंट्रेशन होती है। तो हाई टू लो कंसंट्रेशन आराम से मॉलिक्यूल्स पास हो जाते हैं। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल की देखिए पहले ही लो कंसंट्रेशन है, अब उसको अगर सेल मेम्ब्रेन को परमिएट करना है तो एक तरह के करियर की रिक्वायरमेंट होगी। और इस तरह के करियर अब में अगर इसको पास होना है मॉलिक्यूल्स को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में आना है तो इसमें देखिए एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये एक तरह की एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस होती है, जहां पर जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द सेल ट्रांसफर करते हैं, मतलब इस मेम्ब्रेन को परमिएट कराते हैं, करने में हेल्प करते हैं। बट ये प्रोसेस एनर्जी मांगती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जहां एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, प्लस फॉस्फेट आयन जो है यहाँ पर रिलीज आउट हो जाता है। तो ये हमने देखा देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ना देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बायो अवेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है ये आपसे पूछ रहे हैं। सबसे पहले अपने आंसर तक पहुंचते हैं हम, उसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ एन अनचार्ज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। यहाँ पर सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब हमारी ब्लड स्ट्रीम से ये निकालते हैं हम। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है अनचार्ज्ड ड्रग फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, यहाँ पर जब भी मान लीजिए हम कोई भी दवाई खा रहे हैं
वो किसी भी रूट से हम अपनी बॉडी में उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो ओरल रूट हो चाहे वो इंट्रावेनस रूट हो, तो जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग है जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंची और उसके बाद ही उसने अपना इफेक्ट शो किया। जैसे कि हम कहते हैं कि ओरल रूट से जब ड्रग ली जाती है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्रग मेटाबोलाइज होती है और बहुत कम कंसंट्रेशन उसकी हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच पाती है। इसीलिए जो हमारे जैसे ऐसे रूट होते हैं जैसे इंट्रावेनस रूट या रेक्टल रूट, उन रूट से अगर ड्रग्स को लिया जाता है तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है और ड्रग जो है अपना इफेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा शो कर पाती है कम डोज में। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि बायो अवेलेबिलिटी जो होती है इन तरह की इंट्रावेनस ड्रग्स की ज़्यादा होती है। तो इसी को कहा जाता है बच्चों बायो अवेलेबिलिटी, कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग पहुंच रही है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो फाइनली अपना इफेक्ट शो करेगी। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्स में फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है इसका। तो बायो अवेलेबिलिटी होती है देखिए एरिया अंडर कर्व ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड बाय एरिया अंडर कर्व ऑफ इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं एक ऐसे रूट का नाम आपको बताना है जहां जिसके थ्रू अगर ड्रग को दिया जाए तो लीवर के द्वारा ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होगी, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो देखिए रेक्टल रूट है, ट्रांसडर्मल, ओरल या इंट्राड्यूडेनल। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, रेक्टल रूट है इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो रेक्टम ये वाला रूट होता है, देखिए रेक्टल रूट, यहाँ से देखिए बहुत सारी जो स्टेरॉइडल ड्रग्स होती हैं और भी बहुत सारे जो एंटीबायोटिक्स वगैरह भी होती हैं वो भी दी जाती है इस तरह के रेक्टल रूट से सपोजिटरीज की फॉर्म में। ये जो वॉल्स होती हैं रेक्टम की ये हाईली वस्कुलराइज्ड होती है, मतलब ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। तो जो भी मेडिकेशन यहाँ पर इस तरह से इंसर्ट की जाती है वो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती है इसकी वॉल से और जिस भी इफेक्ट के लिए इसको दिया जा रहा है वो अपना इफेक्ट बहुत ही जल्दी शो करने लगती है। इस वाले रूट से देखिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मतलब ड्रग अब लीवर तक नहीं जा रही है मेटाबोलाइज होने के लिए और अपना इफेक्ट जो है वो जल्दी से शो कर देगी, कम डोज में भी वो अपना इफेक्ट शो कर देगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमने देखा रेक्टल रूट, जिसमें ग्रेटर बायो अवेलेबिलिटी होती है मेडिकेशंस की। ना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि एक ऐसी ब्रोंकोडायलेटर ड्रग का नाम आपको बताना है जो कि द ड्रग कॉज ब्रोंकोडायलेशन विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डियक स्टिमुलेशन, मतलब इसमें इसका कार्डियक स्टिमुलेशन हार्ट बीट पे ये किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं डालती है बट ये अपना ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट बहुत ही अच्छे से शो करती है। उस ड्रग का आपको नाम बताना है। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, टर्ब्यूटेलिन। अब देखिए टर्ब्यूटेलिन क्या है, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स कैटेगरी में आती है जिसका काम होता है कि ये ब्रोंकोस्पाज्म प्रिवेंट करती है। ब्रोंकोस्पाज्म मतलब जो हमारी ब्रोंकाल स्मूथ मसल होती है, जो सांस लेने की हमारी नलियां होती हैं, उनको ये सूदिंग प्रोवाइड करती है, उनको रिलैक्स करती है। किन तरह के लोगों में इस्तेमाल की जाती है तो देखिए 12 साल की एज के जो बच्चे होते हैं उनमें भी इस तरह के ड्रग को दिया जाता है जिनमें इस तरह से सांस लेने में जिनको दिक्कत हो रही होती है। और ओल्ड एज के पेशेंट्स को तो दिया ही जाता है जिनको एस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, आइटिस जहाँ भी है वहाँ पर आपको समझ जाना है इन्फ्लामेशन यानी सूजन की बात हो रही है। और जो दूसरी लंग डिसीज होती है उनमें भी इस तरह की टर्ब्यूटेलिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ने बताया कि रिलैक्स करती है ब्रोंकाल स्मूथ मसल को और इस तरह के जो पेशेंट्स होती हैं एस्थमा वाले उनको आराम दिलाती है। ये जो टर्ब्यूटेलिन है ये देखिए कैप्सूल टैबलेट की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, इसकी सिरप्स भी आती है और इसके इंजेक्शंस भी आते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म्स में और भी बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स हैं जिनमें टर्ब्यूटेलिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं जो हिप्नोटिक ड्रग्स होती हैं जो कि स्लीपिंग पिल्स वगैरह होती हैं उनकी जब ओवरडोज ले ली जाती है तो किस वजह से जो भी पर्सन होते हैं उनकी जान जाती है, डेथ का रीज़न क्या होता है। तो डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों देखिए आंसर है इसका ऑप्शन डी, डिप्रेशन ऑफ द मेडुलर रेस्पिरेटरी सेंटर। इन केस अगर हम बात करें कॉमन लैंग्वेज में तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन यानी सांस लेने में पर्सन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है ओवरडोज की वजह से और जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए यही पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है। हिप्नोटिक ड्रग्स जो होती हैं ये एक तरह की स्लीपिंग पिल्स होती हैं जो कि उन लोगों को दी जाती है जिनको रात में ढंग से नींद नहीं आ रही होती है, जिनको जो डिप्रेशन वाले पेशेंट्स होते हैं उनको भी इस तरह की पिल्स दी जाती हैं ताकि वो आराम से सो पाएं। तो यहाँ पर देखिए आप हिप्नोटिक्स के क्लासिफिकेशन में देख रहे हैं बार्बिचुरेट कैटेगरी की ड्रग होती हैं, लॉन्ग शॉर्ट एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं जो बेसिकली हिप्नोटिक्स में आप देख रहे हैं डायजेपाम
डायजेपाम, फ्लोराजेपाम, नाइट्राजेपाम, एल्प्राजोलम, इस तरह की ड्रग्स होती हैं। एंटी एंजाइटी ड्रग में अगर हम बात करें तो उसमें भी डायजेपाम आती हैं, लोराजेपाम आते हैं, और फिर एंटी कन्वल्सेंट ड्रग भी आप देख रहे हैं डायजेपाम वगैरह आती हैं, और न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स भी होते हैं जहाँ पर ज़ोपिक्लोन, ज़ोल्पिडम, ये सारी ड्रग्स आती हैं। तो इनको अगर ओवरडोज ले ली जाए तो पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है दैट कैन कॉज अ नॉशियस रिएक्शन, मतलब बहुत ही खतरनाक रिएक्शन शो कर सकती है अगर उसको इस तरह के ड्रग को लेने के बाद अल्कोहल को यानी शराब पी ली जाए, क्योंकि ये अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देती है। तो कौन सी ऐसी ड्रग है? देखिए इसमें आंसर है इसका ऑप्शन ए, डाइसल्फिराम। अब देखिए अगर हम बात करें डाइसल्फिराम की, तो इनको जो अल्कोहल विड्रॉल, जिन लोगों को शराब छुड़ाने की आदत लगाई जाती है उन लोगों को इस तरह की ड्रग दी जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है, जिससे धीरे धीरे उनको जो अल्कोहल की क्रेविंग वगैरह होती है वो थोड़ी कम होने लगती है। बट देखिए अगर पर्सन ना माने और ये वाली ड्रग लेने के बाद अगर अल्कोहल कंज्यूम कर ले तो होता क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इथेनॉल। देखिए इन जनरल अगर हम बात करें तो इथेनॉल जो होता है, अल्कोहल जो होती है, वो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज यानी EDH के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें? एसिड एल्डिहाइड में। अब देखिए अगर यहाँ पर डाइसल्फिराम नहीं है तो ये अब एसिड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज यानी ALDH की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है एसीटेट में, और फिर ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है अल्कोहल जो भी अगर किसी ने कंज्यूम करी भी है। बट अगर वो डाइसल्फिराम थेरेपी पे चल रहा है तो क्या होता है, देखिए ये डाइसल्फिराम ये इनहिबिट कर देता है इस तरह के एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को, जिसकी वजह से देखिए एसिटाल्डिहाइड एसीटेट में कन्वर्ट हुआ ही नहीं और ये एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट होने लगा है पर्सन की बॉडी में। यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्डअप हो गया है एसिटाल्डिहाइड का। अब इसकी वजह से क्या होता है, उसको बहुत सारे सीवियर सिम्टम्स दिखने लगते हैं उसकी बॉडी में, जैसे फ्लशिंग, मतलब पूरी बॉडी लाल हो जाना, गर्म हो जाना बॉडी, नॉजिया, वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, हेडेक होना, हार्ट बीट तेज़ हो जाना। तो इसीलिए कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है कि बिल्कुल भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है अगर आप डाइसल्फिराम थेरेपी पे चल रहे हैं तो। ना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, अगर कोई पर्सन कलर ब्लाइंड है यानी कलर ब्लाइंडनेस के केस में रेड कलर इस पर्सन को कैसा दिखेगा? तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, रेड कलर इस पर्सन को ग्रीन कलर जैसा दिखेगा। देखिए यहाँ पर आप नॉर्मल विजन देख रहे हैं जहाँ पर एक ग्रीन एप्पल है, एक येलो एप्पल है और एक रेड एप्पल है। बट कलर ब्लाइंड पर्सन की विजन से अगर हम देखें, उनकी आंखों से अगर हम देखें तो ये ग्रीन एप्पल इस तरह का ग्रीनिश येलो जैसा लगेगा, येलो एप्पल येलो ही लगेगा, और यहाँ पर आप रेड एप्पल देख रहे हैं, रेड कलर देख रहे हैं, वो भी उसको एज अ ग्रीनिश कलर ही दिखेगा। तो यहाँ ये डिफरेंस हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? देखिए एक ऐसी कंडीशन होती है, इसको कलर विजन डेफिशिएंसी यानी CVD के नाम से भी जानते हैं। इस कंडीशन में पर्सन को कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। वो अगर दो कलर उनके सामने रख दिया जाए, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो बता ही नहीं पाएगा कि कौन सा ग्रीन है, कौन सा येलो है, कौन सा रेड है। तो इस तरह से काफ़ी दिक्कत होती है इन तरह के लोगों को, जो कलर वाली चीज़ें होती है उनको डिफ्रेंशिएट करने में। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपने आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे द रेशियो मतलब परसेंटेज बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं, प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड, मतलब 18 कैरेट गोल्ड में प्योर गोल्ड कितना प्रेजेंट होगा? तो बच्चों आंसर इसका ऑप्शन डी 75% होता है प्योर गोल्ड इस तरह के 18 कैरेट गोल्ड में। अगर हम देखिए ये कैरेज की, अगर हम कैरेट की बात करें तो एक तरह की मेजरमेंट होती है, गोल्ड की प्योरिटी मेजर की जाती है कि गोल्ड कितना प्योर है। और इसमें देखिए जो एक्स्ट्रा, जो अगर हम 75% की बात करें तो ये तो इसमें गोल्ड प्रेजेंट है, प्लस 25% इसमें क्या प्रेजेंट है? तो एलॉय प्रेजेंट है, मतलब दूसरे मेटल्स, अदर मेटल जैसे सिल्वर, कॉपर, इस तरह के मेटल प्रेजेंट होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस करेंगे। उसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। और कोई भी अगर सवाल है आपके मन में तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं।